नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 36 एजेंडे पर लगी मुहर। पीएमसीएच में 4,315 पदों का सृजन। तेजस्वी यादव समेत 11 आरोपियों पर लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने पर भाजपा का बड़ा सवाल। जमीन के बदले नौकरी मामले में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर किया सियासी हमला। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता। विजय चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस प्रशासन को दिया है अलर्ट रहने का निर्देश। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीतीश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को खत्म हो गई है। इस बैठक में 36 एजेंडों पर दरअसल मुहर लग गई है। बता दें कि पीएमसीएच में 4,315 पदों का सृजन किया गया है। वहीं पटना जू में 1977 से चल रही टॉय ट्रेन को फिर से चलाए जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। दानापुर रेल इसका निर्माण कराएगा। वहीं 9,88,000 का यह बजट है। वहीं 4 कोचेज होंगे, ट्रैक भी बिछाया जाएगा। बता दें कि 2015 से बंद है ये टॉय ट्रेन। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नौकरी देने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में भी नई नौकरियां देने की बात कही गई है। वहीं कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार के इस प्रावधान से बिहार की कंपनियों को मौका मिलेगा। अभी बिहार के बाहर की कंपनियों को टेंडर ज्यादा मिल रहा है। बिहार की कंपनियों को 15% तक की छूट भी मिलेगी। पिछले 3-4 वर्षों से सरकार के विचाराधीन थे वित्त विभाग, और वो है बिहार खरीद और अधिमानता नीति 2024, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024। ये बहुत मतलब इसके लिए बहुत लोगों ने मतलब प्रयत्न किए और उद्योग संघ और सब लोगों ने जो है इस पर चर्चाएं की। ये पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राज्य में उत्पादित और उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं और राज्य में जो उत्पादन है, उसको प्राथमिकता दी जाए। मतलब महत्वपूर्ण ये है और इसकी आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। बहुत दिन बाद ये पॉलिसी आई है और इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स कौन होंगे उसकी परिभाषा है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स का परिभाषा यह है कि वे बिहार में उनका ऑफिस जीएसटी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, पहले तो सबसे पहले। दूसरा है कि जो ऑफिस होगा कम से कम 1 साल तक मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब अधिसूचना, मतलब जो भी टेंडर होगा उससे 1 साल पहले का होना चाहिए। जैसे अगर 2025 में कोई टेंडर निकाल रहा है तो 2024 में कम से कम रजिस्टर्ड होना चाहिए 1 साल पहले। दूसरा है कि उन्होंने जीएसटी अपना रिटर्न 1 साल का फाइल किया होना चाहिए जीएसटी। और चौथा ये है कि कम से कम 50% जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका 50% उनको बिहार के लोगों को रजिस्टर होना चाहिए। और 5वां है 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज, मतलब जो 50% जो कार्य है, जो उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा उसका बिहार में उसको कार्यान्वित करना है। साथ ही साथ वो जो लोकल प्रेफरेंसेस है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कम से कम 30% वैल्यू एडिशन किसी प्रोडक्ट का करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मोबाइल बेचना हो, या मोबाइल है या कंप्यूटर है या कोई भी, मतलब समझ लीजिए टेबल चेयर ही है, मान लिया टेबल ही है, सिंपल है, टेबल है। तो उसमें आपको जब आप टेंडर करेंगे, जो सभी लोगों का टेंडर होगा जिसमें सभी लोग भाग लेंगे, और जैसे 5 कंपनियों ने भाग लिया तो जो L1 आएगा उसमें से 5 कंपनियों में जब टेंडर होगा तो L1 जब आ जाएगा तो यदि बिहार की कोई कंपनी 15% मार्जिन के अंतर्गत बिड करती है, जैसे सपोज किसी ने कहा कि हम ये टेबल 1000 रुपये में देंगे और बिहार की कंपनी ने उसको बिड किया, 15% कितना हुआ, 1150 ही ना। तो अगर उसने 150 रुपये, 1150 बिड किया तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इस ऑर्डर का 25% L1 रेट पे आप लेंगे।
मतलब ऑर्डर का 25% आप लोकल कंपनी को दीजिए, क्योंकि वो आपके बिड वैल्यू के 15% के अंदर उसने बिड किया। अगर वो मना कर देता है, फिर उसका जो बिहार की दूसरी कंपनी L2, L3, उसके बाद जितने लोग हैं उसको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यही ना, L2 और L3 के बीच में बराबर। तो इसका ये उद्देश्य ये है कि बिहार की कंपनी अगर थोड़ा ज़्यादा भी L1 से ज़्यादा बिड कर देगी, तो यह उस डिपार्टमेंट की बाध्यता होगी कि 25% जो ऑर्डर है वो बिहार की कंपनी को देगी, यदि वो इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। 1 साल पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका ऑफिस होना चाहिए, उसने GST फाइल करना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो एम्प्लॉयज़ हैं 50% बिहारी होने चाहिए। और अगर वो सामान बाहर से लाते हैं, वो कहेगा कि MDF बोर्ड है बाहर से लाते हैं, या लोहे का सामान है बाहर से लाते हैं, कम से कम 30% उसका वैल्यू एडिशन बिहार में होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण ये निर्णय है कि ये उन मामलों में है कि जहाँ पर मतलब वैल्यू एडिशन, जैसे आप लकड़ी लेकर आए बाहर से और लोहा लेकर बाहर से आए, तो लकड़ी और लोहा का आपका दाम हुआ मान लिया 700 रुपये, तो 300 रुपये आपने यहाँ लगाए, उसका लेबर, उसका बाकी कांटी वांटी जो थे सब सामान है, तो 30% आपने वैल्यू ऐड किया उसमें, मतलब उसने पॉलिश किया, उसमें नट बोल्ट टाइट किए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोकल के नाम पे बाहर से कोई सामान ले आए, उसके बाद डब्बे में डाले, मेड इन बिहार लिख दिया और बेच दिया। और समझ गए ना? हाँ, असेंबल में 30% नहीं होगा ना, 30% कहाँ से होगा? जब तक कुछ काटा पीटी नहीं करिएगा। टेबल है तो उसको लकड़ी को काटेंगे आप, बड़ा बड़ा बोर्ड है उसको पहले काटेंगे, उसके बाद उसका बीट लगाएंगे, उसका लोहे में कसेंगे, तो असेंबल तो मुश्किल हो जाएगा। असेंबल में तो कितना होगा? 5%, 10%, ये 30% वैल्यू एडिशन की बात है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश मामले में बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से मामले पर विचार विमर्श भी हुआ है। केंद्र सरकार मामले पर संज्ञान ले रही है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में सजग रहने की भी जरूरत है। बांग्लादेश में शांति व्यवस्था जल्द बहाल हो, ये हम लोग चाहते हैं। देश में जो घटना घटी है वो स्वाभाविक रूप से, चूंकि वो भारत का पड़ोसी देश है और हमारे बगल में जिस तरह की घटना घटी है, ये हम लोग सब इसके प्रति सजग हैं। और ये मूल रूप से मामला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है, तो केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है कि कल से ही भारत सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से और पूरी गंभीरता से इस मामले को, जो इस देश भारत के हित का पक्ष है, उस हिसाब से पूरे मुस्तैदी से देख रही है। और आपने जो देखा कि वहां जिस हालत में वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, वो यहाँ आई है और उनका जिसको सेफ पैसेज कहते हैं कि बहुत सुरक्षित ढंग से वो जहाँ जाना चाहती है, उसमें भारत सरकार उसकी देखभाल कर ही रही है। और बिहार को भी सजग रहने की जरूरत है। और इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई हैं कि बिहार का प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वो बिहार से भी उसकी सीमा सटी हुई है। इसलिए हम लोग भी, बिहार का प्रशासन भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग है और कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घटे। और हम लोग बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी, और हम समझते हैं कि पूरे देश की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो और
जो जमहूरियत यानी प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, वो शीघ्र अपने मौलिक रूप में उस देश में फिर से स्थापित हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। साजिश लगती है क्योंकि सब चीज तो नॉर्मल होना देखिए, साजिश के बारे में अभी हम लोग जहाँ पर हैं, इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और इस संबंध में तो बांग्लादेश की सरकार से लेके हम लोगों की भारत सरकार जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, और वो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे। और इसमें कोई भी जानकारी जो आप लोगों को या जनता को दी जाएगी, वो आधिकारिक जानकारी होगी, और वो भारत सरकार या भारत सरकार की एजेंसी ही दे सकती है। एक सवाल ये रहता है कि अवैध बांग्लादेश घुसपैठ की बात बार-बार बॉर्डर इलाके पे होती है, आपको आशंका है कि बांग्लादेश नहीं, हमको कोई आशंका इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है, और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। सर, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया गया है इस मामले को लेकर, जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? ऑल पार्टी जेडीयू का स्टैंड जो वहां दिया जाएगा, जो अभी तक की बात है कि सबसे पहली बात तो जनता दल यू या बिहार सरकार यही चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वहां पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फिर से पुराने रूप में जल्द से जल्द कैसे बहाल होगी, क्योंकि अभी तो आर्मी का रूल। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा कार्यालय में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक खत्म होने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया है, उनके प्रति हमारा नमन है। हम लोग केवल वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग वोट के साथ राष्ट्रवाद की भी राजनीति करते हैं। देश में जब भी राष्ट्रवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहां खड़ा होता है। इसी के लिए आज कार्यालय में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव समेत 11 आरोपियों पर लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो लोग गलत होंगे वो बचेंगे नहीं, जो ईमानदार होंगे वो फंसेंगे नहीं। ही संगठन चलाते हैं। जिस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने जीवन को न्यौछावर करके कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया, उसके प्रति हमारा नमन और इस देश के तिरंगा को ऊंचा रखना हमारा फर्ज है। और इसीलिए हम लोग सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते, इसके साथ साथ हम राष्ट्रवाद की भी राजनीति करते हैं। और जब भी कोई राष्ट्रवाद की बात आता है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही खड़े होते हैं। तो आज उसी के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम और विभाजन विभीषिका, इन बातों पर चर्चा की गई। तेजस्वी यादव पे चार्जशीट हुआ है, फिर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुआ है लाइन फॉर जॉब मामले में। मैंने आज और मैं आज भी कह रहा हूं कि जो लोग गलत होंगे वो बचेगा नहीं, जो ईमानदार होंगे वो फंसेगा नहीं। ये मैंने 3 दिन पहले कहा। गलत होंगे तो वो बचेगा नहीं, ईमानदार होंगे वो फंसेगा नहीं। धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि मैं तो 14 वर्ष अब वो क्या कर रहे हैं तो हम क्या करते ही संगठन चलाते हैं। जिस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने जीवन को न्यौछावर करके कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया, उसके प्रति हमारा नमन और इस देश के तिरंगा को ऊंचा रखना हमारा फर्ज है। और इसीलिए हम लोग सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते, इसके साथ साथ हम राष्ट्रवाद की भी राजनीति करते हैं। और जब भी कोई राष्ट्रवाद की बात आता है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही खड़े होते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जमीन के बदले नौकरी मामले में बढ़ने वाली तेजस्वी यादव की मुश्किलें। दरअसल ईडी ने 11 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जो गलत काम करेगा, जमीन लेने के बदले नौकरी दिया गया, यह ओपन एंड सर्च केस है, इसमें बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर यह कह रहा है कि हम लोग 14 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, तो बेनिफिशियरी आप थे, आपको जो लगभग वो जमीन लिया था, सबसे पहले आपको दान कर देना
चाहिए था। वहीं आगे सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि नौकरी के बदले जमीन लेना, सरकार में मंत्री बनने के बदले जमीन लेना, MP का टिकट देने के बदले में जमीन लेना, फिर बचता क्या है? लोकतंत्र शर्मसार है। जो गलत करेगा, चोरी करेगा तो उसको क्या करना? जमीन दिया तो जमीन लेने के बदले नौकरी दिया, ये ओपन एंड शट केस है। इसमें बचने का सवाल कहां से? और कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम 14 बरस के थे, 15 बरस के थे। अरे तो बेनिफिशियरी आप थे ना। आपको तो आज लगभग 15-16 साल से ये केस चल रहा है। तो जो जमीन लिया था आपने, सबसे पहले तो दान कर देना चाहिए। नौकरी के बदले जमीन लेना, सरकार में मंत्री बनने के बदले जमीन लेना, MP का टिकट के बदले जमीन लेना, अब बचता क्या है? लोकतंत्र। जो गलत करेगा, चोरी करेगा तो उसको क्या करना? जमीन दिया तो जमीन लेने के बदले नौकरी दिया, ये ओपन एंड शट केस है। इसमें बचने का सवाल कहां से? और कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम 14 बरस के थे, 15 बरस के थे। अरे तो बेनिफिशियरी आप थे ना। आपको तो आज लगभग 15-16 साल से ये केस चल रहा है। तो जो जमीन लिया था आपने, सबसे पहले तो दान कर देना चाहिए। नौकरी के बदले जमीन लेना, सरकार में मंत्री बनने के बदले जमीन लेना, MP का टिकट के बदले जमीन लेना, अब बचता क्या है? लोकतंत्र शर्मसार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आर्थिक अपराध इकाई के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की परीक्षा शुरू होने वाली है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2023 में सिपाही भर्ती का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इस मामले का खुलासा भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया था। वहीं आगे उन्होंने साइबर फ्रॉड को लेकर कहा कि साइबर सेल के माध्यम से साइबर फ्रॉड के अपराधियों के फोन भी ट्रेस किए जा रहे हैं। बिहार के जिन जगहों से साइबर अपराधी अपराध कर रहे हैं उन 6 जिले प्रमुख है: नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। वहीं बेतिया और मोतिहारी से भी अब साइबर फ्रॉड के मामले प्रकाश में आए हैं। आगे उन्होंने बताया कि इन जिलों से साइबर अपराधी की तरफ से ज्यादातर फोन साइबर क्राइम को लेकर किए जा रहे हैं। वहीं साइबर सेल बिहार के द्वारा 68 करोड़ तक की राशि अभी रिकवर की गई है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। आप सभी अवगत हैं कि कल से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और विगत वर्ष ये परीक्षा मूल रूप से आयोजित होनी थी 1 अक्टूबर 2023 7 और 15 को होनी थी, लेकिन पहले ही पाली की परीक्षा और द्वितीय पाली की परीक्षा समय पूर्व उसके जो उत्तर कुंजी थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद जो कांड का अनुसंधान 76 केसेस टोटल हुए थे पूरे राज्य भर में, जिसका सभी का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया है और किया जा रहा है। इसी क्रम में कल से 7 तारीख से परीक्षाएं पुनः शुरू हो रही हैं। 6 चरणों में परीक्षाएं होंगी। 28 तारीख तक किसी माह में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा। और ये अभी तक राज्य की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है पुलिस फोर्स की। लगभग 22,000 इसमें हमारी वैकेंसीज़ हैं और लगभग 18 लाख कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें बहुत से साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे पुराने प्रोफेशनल गिरोह हैं जिनके ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कुछ हम लोगों को सूचनाएं जो हम लोगों ने नंबर और ईमेल आईडी सार्वजनिक किए हैं, पता चल रहा है कि अभ्यर्थियों को कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आप लोगों को उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा देंगे, जब प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा देंगे, आप इतना पैसा हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और दूसरा क्या होता है कि जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन फेक उत्तर कुंजियाँ या फेक क्वेश्चन पेपर्स किसी तरह से वायरल करते हैं ताकि जो परीक्षा की सैंक्टिटी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, अभ्यर्थियों में, अभिभावकों में बेचैनी पैदा हो, ताकि परीक्षा की प्रक्रिया को ये लोग दिग्भ्रमित कर सकें, अभिभावकों को और अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर सकें। तो इस सब को नज़र में रखते हुए आर्थिक अपराध इकाई पहले से सक्रिय हो गई है। हम लोगों ने 3 दिनों से लगातार हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव कराई है। इस क्रम में जो पूर्व में परीक्षा लीक में शामिल अपराधी हैं, चाहे वो भागे हुए हैं या फिर अभी बेल पे हैं, उनका सत्यापन किया गया है और जो भागे हुए हैं उनके घरों पे छापामारी की गई है। इसी क्रम में 3 मेजर जो अभियुक्त थे BPSC के और CSPC के, उनको वैशाली से, पटना से और नालंदा से स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। कल रात की ये उपलब्धि है हम लोगों की। इसके अलावा बहुत से टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप चैनल्स
जिसमें ये सब अफवाहें या फिर परीक्षा लीक के संबंधित बातें हो रही हैं, उनके ऊपर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोगों का सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट, उसके लिए स्पेशल हम लोगों ने टीम को तैयार किया है और हम लोगों ने सार्वजनिक नंबर और ईमेल आईडी भी दिए हैं, ताकि किसी प्रकार की अभ्यर्थियों को, उनके अभिभावकों को या फिर आम नागरिकों को किसी प्रकार की सूचना मिल रही है प्रश्न लीक से संबंधित, चाहे वो सही है चाहे गलत है, उसका सत्यापन करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे तो तुरंत हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। लोगों की टीम यहाँ पे कार्यरत रहेगी, 24/7 कार्यरत रहेगी, ताकि समय रहते सभी सूचनाओं का सत्यापन किया जा सके और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो हम लोग कर सकेंगे। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कल रात की उपलब्धि है। एक अमन कुमार है, ये बीच बाजार सोसरा नालंदा का है। ये CSPC और BPSC परीक्षा में जो संजीव मुखिया गैंग उसका एक सक्रिय सदस्य है और दोनों परीक्षाओं में वांटेड, उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक वैशाली के बिद्दुपुर से सुचिंदर, उसकी गिरफ्तारी, सुचिंदर कुमार की गिरफ्तारी हुई है। ये BPSC TRE परीक्षा में अभियुक्त है। और जो विशाल चरसिया गैंग है, जो कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन और दिल्ली सब इंस्पेक्टर सिपाही भर्तियों के मामले में पहले भी जेल जा चुका है और वर्तमान में BPSC परीक्षा लीक में ब्योड़ जेल में है, उसका ये सक्रिय सदस्य है और बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य, उसकी गिरफ्तारी हुई। और तीसरा करण कुमार, जो कि मूल रूप से नालंदा का रहने वाले हैं और अभी यहाँ पे मारूफगंज माल सलामी पटना में रह रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये CSPC जो सिपाही भर्ती की परीक्षा लीक हुई थी और BPSC की जो परीक्षा लीक हुई थी, दोनों में संजीव शिव मुखिया गैंग का सक्रिय सदस्य है और जो भी फिरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी कल। अब तक कुल कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? BPSC में अभी तक अगर हम लोग देखें तो लगभग 350 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और CSP की परीक्षाओं में हमारे पास टोटल 76 केसेस हैं। उन सभी परीक्षाओं का जितने भी 76 केसेस की टोटल गिरफ्तार जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे WhatsApp नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।